24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि घटना के चंद दिनों के बाद वहां तो शांति हो गई, लेकिन उसे लेकर राजनीति अशांत तो हो गई। आज दिल्ली, लखनऊ और दूसरी जगहों से समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाने के लिए निकले, लेकिन सभी नेताओं को रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया या उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या किसी विशेष राजनीतिक दल पर सरकार की यह दबिश है या संभल के नाम पर उनकी अपनी राजनीति चमकाने की राजनीति है। आज दंगल में संभल पर हो रही राजनीति और राजनीतिक दंगल पर हम करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट आइए देख लें। मस्जिद के सर्वे के विरोध में भड़के हिंसा के बाद संभल अब संभल गया है। संभल का जमीनी हाल धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन संभल पर सियासत थम ही नहीं रही है। बयानबाजी के साथ राजनीतिक हमलों की हर रोज एक नई कड़ी जुड़ रही है। इस कड़ी में जब समाजवादी पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग जगहों से संभल की ओर बढ़ा तो नया हंगामा खड़ा हो गया। लखनऊ में एसपी के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे को पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया। संभल में लगी धारा 163 का हवाला दिया तो माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के और नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। देर से आप लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम संभव कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने मैं गाड़ी में बैठा हूँ, वो कहे हम आपसे बात करेंगे। उतर आया कि चलिए बात कर लीजिए। अब उनका लाभ हो गया, कैम उतर आया और खिसक गए। कहानी का बात कर रहे हैं, क्या अधिकारी डीजीपी जी से बात कर रहे हैं। डीजीपी जी का उससे कुछ नहीं बात करेंगे, वो गैर जिम्मेदार है। डीजीपी गैर जिम्मेदार हैं इस मामले में। अच्छा। मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा की राह में भी पुलिस प्रशासन दीवार बनकर खड़ी हो गई। खुद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क सांसद हरेंद्र मलिक के साथ हिंसाग्रस्त इलाके में जाने को निकले तो पुलिस ने दोनों को गाजियाबाद बॉर्डर से आगे बढ़ने नहीं दिया। जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा। अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें। सरकार जाने क्यों नहीं जाने दे रहे, हम समझ नहीं पा रहे। हम भारत के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं और हम अपने प्रदेश में, अपने देश में भी मूवमेंट नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे मूवमेंट। इधर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की कोशिशों में लगा हुआ था कि इस बीच संभल के डीएम ने शांति व्यवस्था का हवाला देकर नेताओं और संगठनों के 10 दिसंबर तक संभल जाने पर पाबंदी लगा दी, जिसके कारण इस सियासत के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से हमलों की झड़ी लग गई। संभल को लेकर सड़क पर छिड़े संग्राम के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, संभल जाने से रोकना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर भी पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाएं तो संभल में सौहार्द, शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। इस सियासत के बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर संभल नहीं पहुंच सका, लेकिन संभल के पीड़ितों से मिलने के नाम पर जो लड़ाई दिखी, बीजेपी उसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं।
प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार संभल को लेकर घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसका असर यूपी की राजनीति में अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी जवाबी हमले बोल रही है और इन सब के बीच संभल पर सियासत तेजी से सुलग रही है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नेता इस समय मौजूद हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, गौरव चाचा जी, आदिल हसन जी, विष्णु शंकर जैन जी, वरिष्ठ लॉयर थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, और अनिल दुबे जी। आप सभी का स्वागत, नमस्कार आप सभी को। हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि जब कोई भी बोलें तो आप प्लीज उन्हें रोकें ना। समय प्रयास से करेंगे कि सभी को बराबर मिले। और आप पांचों को हम पहले ही ये बता दें कि दो मुद्दे, किसी भी घटना से हमें सबक सीखना चाहिए और वो आगे ना हो, यह हमें प्रयास करना चाहिए। तो चर्चा का बिंदु यही रहेगा कि आगे न सिर्फ संभल बल्कि देश में कहीं भी ऐसी कोई घटना ना हो। और एक मुद्दा शलभ मणि त्रिपाठी जी, वो ये कि आखिर ये स्थिति कैसे बन गई, कैसे वहां पर मौतें हो गई, पत्थरबाजी हो गई, पुलिस और संभल की जनता आपस में भिड़ गई, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? पहला। और दूसरा, अब ऐसी घटना ना हो और संभल के साथ साथ दूसरी जगहों को उत्तर प्रदेश में संभाल लिया जाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? शलभ जी, आपके पास 2 मिनट है आपका टाइम, हम शुरू करते हैं। सईद भाई, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा जी। संभल में शांति है, उत्तर प्रदेश में शांति है, उत्तर प्रदेश में और संभल में अमन चैन बरकरार रहे। 1976 जैसे दंगा दोबारा से संभल में ना हो, इसीलिए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है, प्रतिनिधि मंडल भेजने के नाम पे, कभी वहां पर नेताओं के पहुंचने के नाम पे, आपको पता है किस प्रकार से वहां प्रशासन ने कितनी मजबूती से, कितने धैर्य के साथ चीजों को संभाला है। तो इसीलिए अनुमति नहीं दी जाती, इसीलिए कहा जा रहा है नहीं साहब अभी आप मत जाइए, अभी आपको नहीं जाना चाहिए और वहां पर अनावश्यक जाके राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। प्रशासन की लोगों से बातचीत है, संवाद स्थापित और सभी वर्गों ने आपस में सौहार्द। आपने पूछा कि क्यों हुआ, क्या इसको टाला नहीं जा सकता था? सईद भाई, जो तैयारी थी वो तो बहुत ही खतरनाक, जो तैयारी थी वो केवल संभल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे मुरादाबाद को, पूरे इलाके को प्रभावित करने की थी। और वो तैयारी किसकी तरफ से थी वो सबको पता है। शफीकुर रहमान बर्क जी के जो सुपुत्र है, जो सांसद है, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, उनकी आप पोस्ट पढ़ लीजिए, उनके बयान देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से जो बार बार आह्वान किया गया, ऐलान किया गया, उसको आप देख लीजिए। आसान इसको समझना। कुंदरकी में चुनाव था, कुंदरकी में चुनाव 20 तारीख को हुआ, 19 तारीख को सर्वे हुआ, न सईद अंसारी जी को पता चला, न शलभ मणि त्रिपाठी जी को पता चला, सब कुछ शांति से हो गया। लेकिन चुनाव जैसे ही समाजवादी पार्टी हारती है और जब दोबारा सर्वे होता है, यानी 23 तारीख को चुनाव हारती है और जब 24 को सर्वे होने जाता है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है कि वहां पर एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कारण यह है कि समाजवादी पार्टी कुंदरकी का चुनाव हारी और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वोट किया, खुलकर वोट किया। ये उनको समझ में आ गया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करोगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। क्या कारण है कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले भी सर्वे हुआ, कोई कोलाहल नहीं, कोई उपद्रव नहीं हुआ, सब वर्ग शांति से रहे। वहां पे जो टीम गई उसने अपना शांति से काम किया, कहीं कोई आपस में वैमनस्यता नहीं हुई। लेकिन क्या कारण है कि चुनाव 23 तारीख को जैसे ही हारते हैं और उसके बाद 24 को सर्वे होता है, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। निश्चित तौर पर प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, चीजों को संभाला सईद भाई। नहीं तो जिस प्रकार से तमंचे उपलब्ध कराए गए, जिस प्रकार से पत्थर उपलब्ध कराए गए, जिस प्रकार से हमला किया गया पुलिस पर, आज ही मैंने एक वीडियो डाला है कि पुलिस ने तो ये वक्त तक दिया कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया वो आके अपनी जूते चप्पले तक बटोर कर ले गए। यानी जो जूते चप्पले छोड़ के गए थे पुलिस के हल्के बल प्रयोग में, जो पत्थर चला रहे थे, जो तमंचा दाग रहे थे, जो पुलिस पर हमले कर रहे थे, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, वो जूते चप्पल छोड़ के चले गए थे। वापस आके पुलिस वहां खड़ी अपने जूते चप्पल तक लेकर गए। इतना धैर्य पुलिस ने रखा है, और इसलिए मुझे लगता है कि स्थिति पूरी तौर पर नियंत्रण में है। बाकी कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको सबको मानना पड़ेगा। कोई संख्या बल के आधार पे या दबंगई के आधार पे या इस आधार पे कि हम आक्रामक लोग हैं, उसके आधार पर कोर्ट के फैसले को रोक नहीं सकते।
सईद भाई मेरा सिर्फ इतना ही जी। कीजिए। मेरा फोन मैंने कट आपको- गया, प्लीज कनेक्ट करा दीजिए। हाँ, मैंने आपको रोका नहीं और लोगों को भी वो समय हम एक्स्ट्रा देंगे। मेरे मन में और हमारे पैनलिस्ट के मन में भी आपके लिए प्रश्न अवश्य आए होंगे बीच में, लेकिन किसी ने आपको रोका नहीं और यही आशा दूसरे हमारे पैनलिस्ट के साथ भी। गौरव जी, गौरव चारचर जी, गौरव जी, ये दोनों मूल प्रश्नों का उत्तर भी आप दीजिए कि आखिर ऐसी स्थिति, गंभीर स्थिति कैसे बनी और अब ऐसा कहीं ना हो, उत्तर प्रदेश क्या देश में कहीं ना हो, उसके लिए क्या आपकी सलाह है और क्या जरूरी है इस समय आपके पूरे उत्तर प्रदेश से नेताओं का संभल जाना? देखिए, जो संभल की घटना हुई है बेहद ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से देखा आपने सरकार की मिली भगत से, प्रशासन की वजह से जो ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, ये बहुत ही दुखदायी है। मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान में लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उन लोगों को जो लोग भी इस घटनाक्रम में लिप्त हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो पाए और आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे। किस तरीके से पहली बार सर्वे हुआ तो कोई घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ। दोबारा जब रीसर्वे की बारी आती है, उस समय में क्या था? फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कहां था इनका एलआईयू? इनको नहीं पता था कोई घटना हो सकती है। वो लोग कहां से आगे जिन्होंने नारेबाजी करी है? आखिर नारेबाजी करने वाले लोग कौन थे? उनकी फोटो कब सामने आएगी? उन पे कब कार्रवाई होगी? जो लोग भी इस घटनाक्रम में लिप्त थे, जो भी A to Z कोई भी था, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अमन चैन की राजनीति और आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे। बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात कम शब्दों में समेट दी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि संभल में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके मूल में क्या था और वो मूल प्रश्न क्या हमने सबक सीखा और ऐसी घटना आगे न हो इसके लिए एक मुख्य ऑपोजिशन होने के नाते आपकी सलाह, आपकी पार्टी की कांग्रेस की सलाह सरकार को क्या है? सईद भाई, दो तीन चीजें बड़ी दिक्कत की है। जैसे कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक्चुअल में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं, ये शासन, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कारकुनों के द्वारा और कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा और कंप्लीट एक प्रशासनिक अमले के द्वारा की गई हुई इरादतन एक सांप्रदायिक तनाव है, जिसमें लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। वो कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी। आप मुझे बताइए कि एक एप्लीकेशन पड़ती है 3 बजे, 3:30 बजे उस पर कोर्ट का वो भी कमिश्नर भी नियुक्त हो जाता है, 6:30 बजे उसका सर्वे भी हो जाता है। जिम्मेवार लोग थे जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग, वो शांतिपूर्ण हो जाता है। 24 तारीख को जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग नहीं रहते हैं, चूंकि इन्हें दंगा कराना था। आप इस चीज को देखिए, आज तक कभी ऐसा हुआ कभी कि आप किसी के भी घर के नीचे कह दें या किसी की मस्जिद के नीचे कह दें कि यहां मंदिर है और किसी के घर के नीचे कह दें कि यहां मस्जिद है, तो क्या संबंधित पक्ष को नोटिस नहीं जाएगा? संबंधित पक्ष को अगर नोटिस नहीं जाएगा तो किस बात का न्यायालय हो गया, किस बात का वो हो गया? वो अफसर जो जज है वो आज नहीं कल नहीं परसों जेल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को अगर आप कल देखिए कि उन्होंने सारी निचली अदालतों के फैसले पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी? AISI के सर्वे पर रोक लगा दी कि उसका प्रकाशन नहीं होगा। क्यों लगा दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि ये राष्ट्रद्रोह जैसी और संविधान द्रोह जैसी स्थिति है। संविधान का पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ लोगों ने, शासन के कुछ लोगों ने और सारे लोगों ने, इनके लोगों ने मिलकर के सांप्रदायिककरण किया। उसके बाद आप देखिए बाढ़ आ गई है। अब आप कह रहे हैं अजमेर शरीफ के नीचे भी मंदिर है। मैं कल की डेट में कह देता हूं कि प्रधानमंत्री के आवास के नीचे भी मंदिर है। खुदाई हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, कि संबंधित पक्ष को एक नोटिस जारी करना पड़ेगा ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह कानून व्यवस्था का मामला है, लोगों का मामला नहीं है। मैं आपसे बड़ी बहुत जिम्मेवारी जी अरे सर, अगर 2 मिनट हो गए तो थोड़ा बहुत सल्लभ भाई का और थोड़ा सा लीजिए ना, मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया, आपको सिर्फ याद दिलाया। आप बात पूरी कीजिए प्लीज बात पूरी कीजिए। मैंने आपको याद दिलाया जी। तो उत्तर प्रदेश में है क्या ना सर, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव जब से हारी है तो उनको सिवाय सांप्रदायिककरण के कुछ नजर नहीं आ रहा।
आप देखिए बहराइच में दंगा करने में शासन प्रशासन का सहयोग, और बहराइच में क्या नाम जो लड़का मरा था उसको 10 लाख रुपए दिए, संभल में एक भी पैसा नहीं दे रहे। क्यों भाई? आप मुझे बताइए कि आप हिंदू ही मुसलमान करना चाहते हैं? जो लड़के मरे हैं क्या वो दोषी हैं? क्या वो अपराधी हैं? और अगर आप इसकी बात करना चाहते हैं कि फोटो लगानी है सबकी, तो लगाइए ना, डीएम की भी, कमिश्नर की भी, एसएसपी की भी, सीओ की भी, उस जज की भी लगाइए, सब लोगों की फोटो। कौन रोक रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बिल्कुल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के शासन को, प्रशासन को और ये जो गैर संवैधानिक लोग काम कर रहे थे उनको नंगा कर दिया है। आने वाले समय में मेरी एक ही लाइन की इल्तिजा है सब लोगों से, जो आपने पूछा था कि किसी के घर के नीचे और किसी के फ्रिज में खाना ढूंढना बंद कर दें, और किसी के घर के नीचे आप मंदिर और मस्जिद ढूंढना बंद कर दें। आपको करना है तो गूगल मैप जैसी कोई चीज करिए ताकि लोग अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। ठीक है, आपने जज पे टिप्पणी की है, पता नहीं जज पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सुरेंद्र जी, शलभ जी आप प्रश्न पूछना चाह रहे थे सुरेंद्र जी से। नहीं, बिल्कुल करेंगे साहब, हम पूरी तरीके से करेंगे। हमने नहीं टिप्पणी की, आप स्वतंत्र, हमने ही टिप्पणी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने भी की। स्वतंत्र हैं जी। आदिल जी और अनिल जी के बाद शलभ जी आप जरूर सुरेंद्र जी से सवाल पूछेगा। अनिल दुबे जी, क्या आपको लगता है कि अगर इतनी बड़ी हिंसा हो गई संभल में तो इंटेलिजेंस फेलियर था? लोकल एलआईयू वहां पर क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन को क्यों इस बात की भनक नहीं लगी, जानकारी नहीं लगी? और क्या प्रशासन का भी ये फेलियर है कि प्रशासन को अंदाजा नहीं रहा कि अंदर ही अंदर ये सब हो रहा है? ठीक है सही भाई, आपने जो सवाल उठाया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सरकार की मंशा की कानून व्यवस्था बनी रहे, सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन को चलना चाहिए था। और मैं बिल्कुल खुले मन से कहता हूँ कि संभल के प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा होगी। इंटेलिजेंस का फेलोर था कि उनको ये नहीं पता चला कि यहाँ पर इस तरह की घटना भी कारित हो सकती है। तो ये कहीं न कहीं संभल के प्रशासन की और वहाँ के इंटेलिजेंस का फेलोर है। मैं आपसे पूरी तरीके से आपके प्रश्न के साथ हूँ कि ये वहां पर अगर उन्होंने पहले की घटनाओं से, बहराइच से ये सबक लिया होता तो आज ये घटना नहीं होती। क्योंकि सरकार की मंशा कानून व्यवस्था बनाए रखने की है, सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था का पालन हो। तो प्रशासन को ये अंदेशा होना चाहिए था कि ये लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर बवाल भी हो सकता है, भीड़ ज्यादा होगी। तो कहीं न कहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ कि प्रशासन का फेलोर है। और ये जो भी फेलोर के दोषी हैं, जिन्होंने सरकार की मंशा के अनुरूप वहां पर व्यवस्था नहीं की, वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम उस समय नहीं किए, अगर वो पर्याप्त व्यवस्था की होती तो मैं समझता हूँ कि आज ये हम लोग इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई जो कानून का काम है, जो न्याय संगत चीजें हैं वो हो रही है तो उनको होने दीजिए। लेकिन अगर उसमें ये स्थितियां पैदा हुई तो निश्चित रूप से वहां के इंटेलिजेंस का फेलोर है, वहां के प्रशासन का, कि उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की जिससे ये घटना बच सकती थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी उस घटना के दोषी हैं उनको भी देखा जाए। और विपक्ष के लोग जो ये राजनीति कर रहे हैं, देखिए इन पर राजनीति का विषय नहीं है। इस समय शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है, समाज में अमन और भाईचारा बना रहे। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी चाहते हैं और उन्होंने इस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम भी किया है। और हम लोग यहाँ पर भी ये चाहते हैं कि समाज का में भाईचारा कायम रहे, समरसता कायम रहे, और उसके लिए विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। राजनीति के लिए समय और आएगा, राजनीति आप कर दीजिए, लेकिन बांटने का काम मत करिए, भाई को भाई से जुदा करने की बात मत करिए। जी बहुत धन्यवाद, आपका भी समय हुआ। हम बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास, लेकिन गौरव भाई आते हैं आपके पास। आदिल जी का एक रिएक्शन रह गया, उसके बाद शलमणि जी भी सबके जवाब देना चाहते हैं। आदिल जी, ये बेहद गंभीर संवेदनशील मुद्दा रहा और इसकी परिणति मौतों में हुई। आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत निकलनी चाहिए आपकी पार्टी की तरफ से कि ऐसी घटना अब ना हो, और आगे क्या किया जाए? कोई सुझाव आपके पास है जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके?
सईद साहब, हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्लियर कहा था वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए, वर्शिप एक्ट में जो चीज है उसको उसमें लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट तक नहीं दिया, 2 साल से इनसे मांगे जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया, सुप्रीम मदरसा एक्ट में आईना दिखाया, एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस पे आईना दिखाया, अभी पुलिस पर आईपीएस पर एफआईआर हुआ है। परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने पुलिस वाले सत्ता का आनंद ले रहे हैं। और एक जो एडवोकेट जिसने वो यूपी काउंसिल है वो यूपी सरकार के खिलाफ पिटीशन दिया, उस पर कुछ नहीं किया। डायरेक्ट एसपी, डीएम, सीओ, कमिश्नर जवाबदेह है इस मर्डर के लिए। उनसे पूछिए कि वही जो काउंसिल है जिन्होंने केस किया था वो तो रो के बोल रहे थे कि जूनागढ़ में एक जगह है वहां पर माउंटेन गिरनार में, वहां पर जैन और हिंदू डिस्प्यूट है, उस पर रो के कह रहे थे हम पिटीशन जारी करेंगे। तो हम पूछते हैं आपसे, राणा सांगा है, एक महाराजा थे, हिंदू राजा थे कश्मीर के, कितना मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, उस पर क्या करेंगे ये आप बतलाइए। और ये ताजमहल में 96 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू आता है, डोनाल्ड ट्रंप को वही फोटो देते हैं योगी आदित्यनाथ, उसके बाद फिर गाली बकते हैं। ये कहां का न्याय है? आपको बतला दे, 185 टन काऊ मीट बीफ पकड़ाया था पूरन जोशी के ऐसी गाजियाबाद में अभी 10 दिन पहले। कुछ नहीं होता है, अखलाक को मार दिया जाता है। यति नरसिंगा पर एनएसए नहीं लगता है जो मुसलमानों को गाली देता है, जुबेर पर एनएसए टाइप की चीज लगाया, धमकाया जाता है। यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है योगी सरकार का। ये चुनाव हार गए, इनको हताशा का परिणाम है। और आपको बता दूं बहराइच में क्या हुआ, बीजेपी का एमएलए ने केस किया, उस पर कुछ नहीं होता है। और स्वामी विवेकानंद को तो बीजेपी भी मानती है, राइट विंग भी मानता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है 500 से उन्होंने कहा कि वो बौद्ध मंदिर था। अब क्या करे, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं 1990 वर्ष का जो वर्शिप एक्ट है उसको मानिए, लेकिन आप वो कीजिएगा नहीं। आप वही कीजिएगा जो विष्णु गुप्ता है जिसने अजमेर पर केस किया, ओवैसी साहब के घर पे हमला किया, एडवोकेट प्रशांत किशोर साहब पे हमला किया, सीताराम येचुरी जी पर हमला किया, इस्लामिक सेंटर पे हमला किया और उसने तलवार बांटा। उस पर अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस एनएसए नहीं लगाती है, उसको फ्रीडम दिया जाता है। जेएनयू पे हमला किया, नकाबपोश को कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन सरकार उसी यूपी में ओवैसी साहब के गाड़ी पर गोली चली, उसको बेल दिया जाता है, यूपी सरकार अपोज नहीं करती है। तो सरकार को सोचना चाहिए ना, योगी आदित्यनाथ अहंकार छोड़े और 3 आईपीएस को जो कमेटी बनाया, एक पर फर्जी वर्दी घोटाला का जांच चल रहा है, 2 फर्जी इनकाउंटर का जांच चल रहा है। हमारी मांग है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, योगी आदित्यनाथ सरकार को पता चलेगा सच्चाई। और सलम त्रिपाठी बताए कि जो फर्जी ट्विटर पर लिखते हैं ये पत्रकार मुस्लिम है, ये कहां तक जायज है? हर जगह बहराइच में भी किया, संभल में भी किया। ये झूठ का प्रोपेगेंडा मशीन क्यों चलाते हैं? क्यों नहीं यति नरसिंगा पे एनएसए हुआ और 185 टन बीफ पकड़ाया, उस पर योगी सरकार की चुप्पी क्यों है? समाप्त कीजिए जी। शलभ जी, आप सुरेंद्र जी से लेकर तमाम पैनलिस्ट की बातों का जवाब देना चाह रहे थे, वो जरूर दीजिए, लेकिन अनिल जी ने बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार किया कि हाँ ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। आप भी क्या इस बात को मानते हैं? और क्या प्रशासन ने ऐसे कदम उठाए हैं शलभ जी जिससे न सिर्फ संभल बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं भी अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो? सही भाई, मैं अभी आदिल भाई को सुन रहा था, बड़े दहाड़ते हुए कह रहे थे ताजमहल से 96 करोड़ रेवेन्यू आता है। ऐसा लगता है जैसे ताजमहल को किसी के पिताजी तोहफे में देके चले गए। हमारी धरती पर है, उत्तर प्रदेश की धरती पर है, प्रभु राम प्रभु कृष्ण की धरती पर है। हमारे गरीबों, मजदूरों ने, श्रमिकों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने उसमें मेहनत की, मजदूरी की। तो रेवेन्यू क्या औरंगजेब लेगा क्या? रेवेन्यू हम लेंगे। हमारे यहाँ बनी हुई इमारत है, इसमें क्यों आप बताते हैं कि आप बड़े शान में कसीदे पढ़ते हैं? उत्तर प्रदेश की धरती पे है तो रेवेन्यू कौन लेगा? हमारे गरीबों ने बनाया, हमारे श्रमिकों ने बनाया। और मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था। नहीं, आदिल जी मैं निवेदन एक बार फिर से आप सभी से बीच में। भाई के शो में बहुत अनुशासन रहता है, तो अनुशासन का पालन करिए। चुपचाप आपकी सारी झूठे और बकवासें सुन रहा था, आप भी थोड़ा सुन लीजिए, सब चाहिए। अब मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था, अब इनके नेता सईद भाई खड़े होते हैं, कल वो एक शपथ ले रही थी लोकसभा के भीतर, तो इधर बगल में संविधान की पुस्तक लेकर खड़े होते हैं, और उस पुस्तक में हालांकि कुछ होता नहीं, सबको पता है, उसमें 2 पन्ने होते हैं। संविधान का दावा करने वाले कि हम संविधान बचाएंगे, आज जज पर टिप्पणी कर रहे हैं, आज कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, आज ये कहते हैं कि नहीं साहब हम तो जज के खिलाफ बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। इतना झूठ है इनका संविधान बचाने का नाटक, ये आपके सामने स्पष्ट हो गया। और किस प्रकार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भरे पड़े हैं,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अरे आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति सुरेंद्र भाई, हमारे शुभचिंतक भी हैं, मैं भी आपका शुभचिंतक हूँ, जरा मुझे वो एक लाइन बताइए ना कि सर्वे पर कहाँ रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सर उसने कहा भाई आप हाईकोर्ट जाइए, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। ये लोग तो कहते नहीं साहब आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम नहीं सुनेंगे, आपको पहले थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, सो यू शुड गो टू हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट जाइए। और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उछल रही है, साहब ऐसा कर दिया। तो सुरेंद्र भाई भी आपने कहा कि भाई किसी धरती के नीचे मंदिर न तलाशा जाए। अरे आपको तो बाबरी मस्जिद, भगवान राम के मंदिर के नीचे भी बाबरी मस्जिद नजर आती। कांग्रेस पार्टी तो वो थी कि जिसको अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के नीचे भी बाबरी मस्जिद नजर आई, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा किया कपिल सिब्बल के नेतृत्व में, जो बार बार जाता था और कहता था नहीं साहब ये बाबरी मस्जिद है तो बाबरी मस्जिद रहने दो। आपने भगवान राम के मंदिर का पुरजोर विरोध किया। दूसरी बात, अनिल दुबे जी ने कहा, अनिल दुबे जी हमारे बड़े भाई की तरह है, हमारे सहयोगी दल के नेता है, इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है सही भाई, मैं कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या खुद के उनके प्रधानमंत्री रहते हो गई, इंटेलिजेंस फेल्योर था कि नहीं था? एक पूर्व एक मुख्यमंत्री की हत्या हो गई वहां पंजाब में, वो इंटेलिजेंस फेल्योर था कि नहीं था? स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर इसलिए नहीं था कि हमारी सूचना सबको थी, प्रशासन को थी। वरना ये जो घटना हुई है 1976 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 200 लोग मारे गए थे, ऑफिशियली अनऑफिशियली 1000 लोग मारे गए थे, कांग्रेस पार्टी में दंगा हुआ था, ये उसकी तैयारी थी। हमने नहीं होने दिया, हमारे अधिकारियों ने नहीं होने दिया। आपको इसलिए मैं समझ सकता हूं कि बीच में रोकना अच्छा नहीं लगता और आप भी चाहते हैं कि अपनी हर बात पूरी कर दें। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो, आप जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस को एक उम्मीद की नजर से देखती है, सिर्फ संभल नहीं सुरेंद्र जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी हो रहा है। आपने बहुत सारी बातें अभी गिनवा दी थी, फ्रिज में ना झांकें, घर के नीचे ना खुदवाएं, तो कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप दे रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं ताकि इन सब चीजों को, अगर ऐसा हो रहा है आपके अनुसार, तो रोका जा सके? अभी शलभ भाई हमारे बड़े विद्वान विधायक भी हैं, भगवान इनको और तरक्की दे, लेकिन शलभ भाई तरक्की जो है सबके साथ से, सबके सहयोग से मिलेगी, इस चीज को याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, संग पत्थर को कहते हैं। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। संविधान के पीछे क्यों आप लोअर कोर्ट के जज को छुपा रहे हैं? क्योंकि वो आपके मनपसंद फैसले दे रहा है, इसलिए। सूरत के लोअर कोर्ट के जज ने 2 साल से ज्यादा की 2 साल की सजा दे दी थी राहुल गांधी को। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, टिप्पणी की थी कि गुजरात के लोअर कोर्ट से आश्चर्यजनक नतीजे, आश्चर्यजनक जो है फैसले आ रहे हैं। आपके सामने, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो अगर सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ हो तो सुरेंद्र राजपूत को नोटिस होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी पक्ष के बात के लिए अगर आप कहीं सर्वे कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को नोटिस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो फैसला ये तो संविधान में है। मैं तो उस जज को संविधान याद दिला रहा हूं, और यकीन मानिए उसने संविधान के विरोध में काम किया। और मैंने ये नहीं कहा कि सर्वे पे रोक लगाई, मैंने कहा सर्वे के प्रकाशन पे रोक लगाई। मेरे शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो पूरी तरीके से किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं दे देता तब तक लोअर कोर्ट के कोई भी आदेश सब लंबित रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मुंह पे, सुप्रीम कोर्ट ने उस लोअर कोर्ट के जज के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। ऐसा तमाचा मारा है कि इसकी गूंज लंबे समय तक याद रहेगी। अब आप आ जाते हैं संविधान पर, सर्वे पर, और क्या नाम किसको कहते हैं, प्रियंका गांधी जी पर, या इंटेलिजेंस फेल्योर पर। तो सच यह है कि पुरानी अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसके पीछे आप छुप नहीं सकते। अगर कोई कमियां थी तभी तो आपकी सरकार आई ना। लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? सांप्रदायिकता तनाव बढ़ा करके दंगा कराना चाहती है ताकि आप दंगों की फसल से वोट काट सकें। दंगों की फसल से वोट नहीं कटते हैं। अटल जी कहा करते थे चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक चीज याद रखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार ना देना पड़े, महिलाओं को महंगाई से वो मुक्ति ना देनी पड़े, इसलिए आप दंगों की बात करते हैं। और ये दंगों की बात करना आगे आने वाले समय में याद रखिएगा, जैसे 4 जून को आपको रिजल्ट मिला था वैसे ही आगे भी रिजल्ट मिलेगा आपको।
इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है। आने वाले समय में सुरेंद्र जी। उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार दीजिए, एक बात। और जो दूसरी बात अभी सईद भाई आपने कही ना, मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ एक बात कह करके कि जब तक आप पुरानी चीजों को लेकर के जबरदस्ती आप किसी दूसरे के इसमें उत्पात करेंगे तो निश्चित तौर पर देश का माहौल अशांत होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये पाप कर रही है अपने मीडिया के साथियों के साथ, अपने वकीलों के साथ और अपने अन्य लोगों के साथ ये पाप कर रही है, और इस पाप का खामियाजा श्राप के रूप में होगा। शलभ जी आ रहे हैं, मैं गौरव जी से एक रिएक्शन ले लूं। गौरव जी, मैंने सुरेंद्र जी से पूछा था कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, आप क्या कर रहे हैं? और बिल्कुल वही उसी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं। संभल में अगर कोई हिंसा होती है तो उसका असर सिर्फ गौरव जी उत्तर प्रदेश में नहीं होता, देश के हर संवेदनशील व्यक्ति पर होता है। वो परेशान होता है कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप। और ऐसे टाइम पे फिर से मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आपके नेता लोग निकल गए चारों तरफ से संभल जाने के लिए, क्यों? शांत हो जाने दीजिए, आराम से जा सकते हैं, बाद में चले जाइए। अभी जाने से आपको नहीं लगता कि फिर से वहां लोगों का गुस्सा भड़क सकता है, उनकी भावनाएं भड़क सकती हैं? नहीं। देखिए, सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर प्रदेश में कोई घटना हुई है, हमारी प्रजा का अगर नुकसान हुआ है, किसी भी जनता का नुकसान हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, कोई भी घटना हुई है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी उसके घर जाएं, हालचाल पूछो, पता करें कि आखिर ये घटना हुई कैसे है। क्योंकि सरकार तो छुपा रही है, सरकार की तो मिली भगत है, ये सरासर सरकार ही तो करा रही है। हत्यारी तो सरकार है, इन मौतों की जिम्मेवार कौन है? सरकार है। अगर सरकार ये नहीं करा रही होती तो आज इंटरनेट बंद ना होता, वहां पे जाने से रोका ना जाता। हम लोग वहां जाके रोक के वहां पे जाके पता करना चाहते हैं आखिर दिक्कत क्या है, किसकी वजह से ये दंगा हुआ है। पूरा डेडिकेशन जाता है कि रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबमिट करता। उसके अलावा हमने तो जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको 5-5 लाख रुपए देने का मुआवजा दिया है, और सरकार को भी मुझे लगता है बड़ा दिल दिखा के 25-25 लाख रुपए का मुआवजा भी देना चाहिए। ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा था। अगर कोर्ट के कहने पे सर्वे हो रहा था तो प्रशासन आराम से सर्वे करा सकता था, लेकिन सरकार की मिलीभगत से सरकार ने जानबूझ के ये दंगा कराया, उसकी वजह से ये दंगा हुआ, इतने लोगों की जान गई है। और कोर्ट को मुझे लगता है सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। कोर्ट ने तो पहले प्रशासन को कह दिया है। मुझे लगता है इससे शर्मनाक क्या बात होगी कि कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सत्ता का आनंद ले रही है। अपने डीजीपी को जाके बोल देना कि ऐसा आदेश सुनाएंगे कि याद रखेंगे। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी? आप लोग के सामने है सब, किसी से छुपा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता जान रही है, पहचान रही है। हम लोग को आपसी भाईचारा और सौहार्द चाहिए, ना कि ये तुष्टिकरण की राजनीति चाहिए। राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चीजें, विकास की राजनीति करे। आज भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, महिला अपराध की बात नहीं करते, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी है उसकी बात नहीं करते, अस्पतालों की हालत देख लीजिए उसकी बात नहीं करते। सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है। शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान करके ये लोग फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि आपसी भाईचारा और अमन चैन बनाने की आगे बढ़े, उस पर भी ध्यान दें। ये अंत में आपने बहुत अच्छी बात कही है गौरव जी। मैं जाना चाहता था इस समय जी आरएलडी के पास, अनिल दुबे जी के पास, लेकिन उनका संपर्क हमसे टूट गया है। आदिल जी, यही उम्मीद जो गौरव जी ने अभी हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अपील की है, यही उम्मीद आपसे भी और हर राजनीतिक दल से हम हर भारतवासी करते हैं, क्योंकि आप लोगों का असर होता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के चुने हुए लोग होते हैं, उनके बीच जाते हैं, हम लोगों की बात रखते हैं। अभी बड़ा अफसोस होता है हर भारतवासी को, आदिल जी, बड़ा अफसोस होता है ऐसी तस्वीरें देखकर, आगजनी देखकर, मारपीट देखकर, गोलियां चलती हुई देखकर, पत्थर बरसते हुए देखकर। क्या करेंगे आप? सर, दारुसलाम हमारा पार्टी हेडक्वार्टर है। माथे पे तिलक हो, टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। इसलिए 1984 से आज तक लोकसभा जीत रहे हैं। अकबर ओवैसी साहब 25,000 गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मुसलमान हिंदू नहीं देख रहे हैं, गरीबी देख रहे हैं। यही हमारा मांग है। हम प्रधानमंत्री को बोलिए कि सीमांचल में आके घुसपैठ नहीं बोले, कपड़ों से नहीं पहचाने जाए, मंगलसूत्र छीनने की बात नहीं करे, भैंस ले जाने की बात नहीं करे। हमारा डायरेक्ट डिमांड है डीएम, एसपी, सिटी एसपी, सीओ तो कुश्ती संघ से आया है, उसने बीजेपी के एक्स मिनिस्टर महेश शर्मा से भी बदतमीजी की
की थी। आप उसको हटाइए। बारसोई में गोलीकांड हुआ था और डीएम, एसडीओ और एसडीपीओ को हटाया गया था। हरेसा पुलिस का फायरिंग, 5-5 मासूम की जान गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के जरा दिल में रहम नहीं है। बुलडोजर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया, तमाचा लगाया। आप ही बताइए, वो सीओ का, इसका व्हाट्सएप चैट, एसपी का, डीएम का, कमिश्नर का जांच करे, हाई कोर्ट के सिटिंग जज जांच करे। ये सरकार 36 लाख करोड़ रुपया जो पेट्रोल डीजल टैक्स बचाई है, उसको अटेंशन डाइवर्ट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको लोकसभा में करारा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार अहंकार तोड़े, ये शपथ संविधान का लिए। गोरखनाथ मठ में भी मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर वहां पर दान किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार कम से कम मोहन भागवत की बात सुने। उन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजिए। ये वर्शिप एक्ट में मोदी सरकार क्यों नहीं खुल के आ रही है? हर जगह फसाद कराना चाहती है, पूरे देश को आग में सुलाना चाहती है। क्या मोदी सरकार महंगाई पे नहीं बात करेगी, रोजगार पे नहीं करेगी, चाइना के घुसपैठ पे नहीं करेगी, लेकिन हमेशा नफरत। कब तक ये नफरत चलेगा? हमारा यही आपसे मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एनएसए कब लगेगा यति नरसिंगा पर, ये बतलाइए। आईजी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उस पर कब कार्रवाई होगी? और शलभ मणि त्रिपाठी झूठ ट्वीट करना कब बंद करेंगे? ये बतलाइए, जो पत्रकार को जात देखकर, धर्म देखकर ट्वीट करते हैं। शलभ जी आप जरूर जवाब दीजिएगा सभी का, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ फिर से वही है। वो प्रश्न ये कि उत्तर प्रदेश में, हमारे देश के किसी भी हिस्से में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि दो समुदाय आमने सामने आ जाएं? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि पुलिस से ही हमारे देश के लोग भिड़ जाएं? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि लोगों की जान चली जाए, गोली चल जाए और ये पता ना चले कि किसने गोली चलाई है? और क्या हम इसे रोक नहीं सकते? शलभ जी, मैं आपको बीच में ये भी बता दूं कि हरिशंकर जैन जी जुड़ गए। शलभ जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, हम उनके पास आते हैं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। अभी सईद भाई आदिल हसन साहब की मैं बात सुन, श्रद्धेय मोहन भागवत जी को कोट कर रहे हैं कि श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने ऐसा कहा। अब एआईएमएम पार्टी के प्रवक्ता नेता जो ये कहते हो कि 10 मिनट के लिए पुलिस और फौज हटा लो, फिर हमारी ताकत देख लेना, वो जब श्रद्धेय मोहन भागवत जी को कोट करने लगे, उनके बयान पढ़ने लगे, तो इससे बड़ा राम राज्य क्या हो सकता है जो मोदी जी की सरकार में आया है और योगी जी की सरकार में, अमित शाह जी की सरकार में आया है। यही राम राज्य है सईद भाई, कि जो लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, इनके नेता खड़े होते थे, बोलते थे पुलिस हटा लो, फिर हमारी ताकत देख लो। तो ये तो वो लोग हैं और जिनकी बीच में मत टोकी थी। आदिल जी मत बोलिए, नहीं प्लीज आदिल जी मत बोलिए, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। अपनी बात पूरी कीजिए। जिस पार्टी, कोई बात नहीं, सब सुन रहे हैं ना, दुनिया सुन रही है, दुनिया देख रही है, सुन रही है आप लोग। आप आवाज बंद कर दीजिए आदिल जी। जिस पार्टी का नाम ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पर हो, वो बैठ के जब शांति और सौहार्द की बात करती है तो देश के लोग समझते हैं कि कितने झूठे लोग हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, बोले साहब हम तो ये कर दिया, हमने मुआवजा दे दिया। बहराइच में क्यों नहीं गया? बहराइच में क्यों नहीं जाके जख्मों पर मरहम लगा के आए? क्यों नहीं वहां पे आप चलिए, आपने 2 लाख रुपए क्यों नहीं दे दिया? क्यों? क्योंकि जो वो व्यक्ति वहां। शलभ भाई मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। नहीं गौरव जी नहीं, सबकी आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। शलभ भाई मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको, सुनिए ना, आपको रोकना नहीं चाह रहा था, इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, कोई भी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अदालत जा सकता है, वहां से न्याय पा सकता है, सब कुछ होता है, होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी एक व्यवस्था है हमारे देश में न्याय की, और न्याय प्रणाली पर हम सभी को बहुत अटूट विश्वास है जी। लेकिन क्यों हरिशंकर जी ऐसा होता है, आप एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं हमारे देश के, कि कोई भी याचिका आती है, कोई भी मुद्दा आता है, वो विवाद में बदल जाता है, वो हिंसा में बदल जाता है, और उसके बाद हम सब यहां बैठकर, देखिए 5 लोग अभी आपसे पहले थे, 5 देश के नागरिक हैं, 5 भाई हैं, लेकिन 5 एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए ये दुर्भाग्य का विषय है, और कोर्ट में केस दाखिल करने पर एक वर्ग है जो कि कोर्ट में केस दाखिल करने पर ही उग्र हो जा रहा है। माननीय ओवैसी जी बैरिस्टर रहे हैं या हैं, इसके बाद भी बैरिस्टर होते हुए भी, एकदम पढ़े लिखे होते हुए भी कोर्ट में केस दाखिल होने पर आप उबल रहे हो और गुम्मेबाजी कर रहे हो, आप वाहन चलाए जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये जो
मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि मुस्लिम जो है ये नहीं चाहते कि चोरी खुलने पावे, वो नहीं चाहते सच्चाई सामने आने पावे। अगर कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए जैसे ही दाखिल हुआ है, अभी थोड़ी सी कार्रवाई हुई है, हल्ला मचा कर यहीं रोक दीजिए ताकि आगे न बढ़े। अगर आगे बढ़ गया तो साबित हो जाएगा कि यहाँ मंदिर थी और आज भी नीचे मूर्तियां हैं जो दबा के रखी गई है, जिसके ऊपर आप चढ़ के नमाज पढ़ रहे हो। ये स्थिति हिंदू भावना को आहत करती है और हर हिंदू का है कि जो मंदिर थी और साबित होता है कि मंदिर थी तो कोर्ट जरिए उसको वापस ले। और कोर्ट में अगर कोई केस दाखिल होता है, कोर्ट जरिए बात होती है, तो किसी व्यक्ति को हक नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का दंगा फसाद करे। जहां तक हम लोग सवाल है हिंदू पक्ष का, हम लोगों ने कोई भी न दंगा किया, ना कोई बात की, न कोई उकसाऊ बात की, केवल कोर्ट में केस दाखिल किया। जिस दिन पहले दिन 19 तारीख को जैसे ही सर्वे शुरू हुआ, हरिशंकर जी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, समय समाप्त हो गया है और मैं आप छह के 6 लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको अदालत जाना है जाए, जिसको जो अपनी राजनीति है करनी है करे, लेकिन क्या आप कभी अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचते हैं, कभी आप लोगों को ये लगता है कि उससे हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है? कभी आपको लगता है कि हमारे देश का युवा क्या सोचता होगा? कभी आपको लगता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शलभमणि त्रिपाठी जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, गौरव चाचरा जी, आदल हसन जी, हरिशंकर जैन जी और अनिल दुबे जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन अफसोस सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ कोई भी मुद्दा अचानक से उठाता है और उसके बाद वो हिंसा और फिर राजनीति में तब्दील हो जाता है। संभल इसका एक जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण है। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए आज तक।